तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 के बारे में। तो ये पेपर जो रहेगा आपका, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी जमा करना पड़ेगा और थ्योरी पेपर भी होगा। चलिए जानते हैं एक एक करके सब कुछ। तो सेमेस्टर 2 में जितने भी पेपर हैं आपको मेजर पेपर 2 ही पढ़ना है, केवल एक ऑनर्स पेपर के नाम पे। ठीक है। इसके बाद आपका एसी पेपर, मुझे नहीं मालूम क्या रखें आप। एसी पेपर हिस्ट्री रखें या पॉलिटिकल रखें हैं या हिंदी रखें हैं, जो भी है एसी पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्द। लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? क्लाइमेटोलॉजी। और इसमें आपको पहला टॉपिक थ्योरी होगा, फिर दूसरा टॉपिक होगा आपका प्रैक्टिकल। चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आ जाता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक, मेजर पेपर 2। सिलेबस इस बार से चेंज है। 25-29 सेशन और आने वाले 26-30 और जितने भी होंगे सबका अब यही सिलेबस रहेगा। ठीक है। ये पेपर देखिए आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 3 घंटा मिलेगा 60 नंबर का। और जो इंटरनल होता है वो आपका 15 नंबर का होता है, आपको मालूम है। और 25 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। इसमें पहले ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, ये 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इंटरनल हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल पे विशेष ध्यान देना है कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 60 नंबर का एग्जाम भी होगा। ठीक है। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर रहेगा, आपको कितना लाना होता है? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 24 अंक लाना होता है। ठीक, एक्सटर्नल एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो 24 मार्क्स लाना होगा। एक्सटर्नल एग्जाम का सिलेबस है आपका यूनिट 1। यहाँ पे पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेरिक, ठीक, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इंसोलेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। ये है यूनिट 1। यूनिट 2 जिसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी क्लासिफिकेशन, ठीक, कोपेन एंड थॉर्न वाइट एंड रीजन के बारे में पढ़ना, जिसमें आपको साइक्लोन यानी चक्रवात जोन के बारे में पढ़ना है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। मॉनसून ओरिजिन एंड मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। अल नीनो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपका है यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग के पढ़ना, वैश्विक तापमान के बारे में पढ़ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, हरित गृह प्रवाह के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, अर्बन क्लाइमेट शहरी जलवायु, ठीक है, अर्बन हीट इजलैंड, फिर पढ़ना है इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सब के टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। फिर आता है पार्ट बी, जिसमें आपको ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो 25 मार्क्स का होगा ना, प्रैक्टिकल कोर्स यहाँ पे लिख भी दिया गया, देखिए, प्रैक्टिकल कोर्स कंटेंट। तो आपको इस पे प्रैक्टिकल रेडी करना है। ठीक है, क्या है आपका? इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप, ड्राइंग करना है ऑफ क्लाइमेटोग्राफी एंड हेट्रोग्राफी, हेड्रोग्राफी, हेड्रोग्राफी विंड रोज। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक प्रैक्टिकल रेडी करना है। प्रैक्टिकल कैसे रेडी कीजिएगा? आप अपने कॉलेज टीचर के संपर्क से रख के इसको रेडी कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप में चलेंगे। ओके दोस्तों, और देखिएगा आराम से, पूरा धीरे 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 धीरे। एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए, मेरे साथ टाइम बिताइएगा ना, तो ये टाइम आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा एग्जाम में। ठीक है, आप हमको टाइम दीजिए 1 घंटा, हम आपको अच्छा सा एग्जाम लिखने का वर्ड्स देंगे, शब्द देंगे, जो आपकी एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स और अच्छी तरह से क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तोहिन खार बाटू पानी दिए लागल वेतन, क्योंकि अभी सावन और भादों का सीज़न चल रहा है। कुछ गर्ल्स लोग रोपने भी जाते होंगे, और ऐसे रोपा डोपा तो सब खत्म हो गया है। आप लोग को मैं बोल दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेनकोट ले लीजिएगा, बरसाती। ठीक है, बरसाती खरीद लीजिए अरे बाबू ने। क्या है कि पानी रहता ना, तो फिर भींजले भींजले तो नहीं जबिए। और जो गर्ल्स लोग जाते हैं इसमें ऑटो से, वो लोग ले लीजिएगा छाता। ठीक है, रेनकोट लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट नहीं है, अगर कम पैसा है तो छाता भी लेके काम चला सकते हैं। ठीक, घोंग, घोंग समझते हैं, घोंग ले लीजिएगा, पैसा नहीं है तो। चलिए, तो
बरसात में भीगिएगा नहीं, क्योंकि फीवर वगैरह आ जाएगा। मेरा भी एक बार आ चुका है, और आजकल फीवर से तुरंत टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, तो मेरा भी टाइफाइड हो गया था यार। खैर, तो आप लोग को मैं यही कहूँगा कि बरसात का मौसम है तो सबको ही अपना तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, रेनकोट वगैरह ले लीजिएगा, 5-6 लाएगा। यूनिट 1 है हमारा, इसमें है हमारा जलवायु विज्ञान क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है। जलवायु विज्ञान पृथ्वी की जलवायु तथा उसके विभिन्न भाग, जितने भी भाग हैं पृथ्वी की जलवायु और उसके विभिन्न परिवर्तन, विभिन्न भागों में परिवर्तन के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी तथा पृथ्वी से संबंधित उसकी जलवायु, ठीक, और इसके विभिन्न भाग जैसे कि जल, स्थल और समुद्र, तीनों में जो बदलाव देखने को मिलता है, ठीक, वहाँ की जो जलवायु में बदलाव देखने को मिलता है उसे ही जलवायु विज्ञान कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। वायुमंडल क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को चारों ओर घेरने वाली वायु का एक आवरण है। ठीक है, वायु में बहुत सारे गैसें हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, या बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, या बोल सकते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर घेरने वाली वायु की परत जो पृथ्वी को चादर की तरह चारों ओर से ढक के रखी है, ओढ़ के रखी है, इसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल को फिर कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है आपका क्या है, बहिर्मंडल। ठीक है, और इसी में ओजोन मंडल भी है, समताप मंडल में इसी पे एरोप्लेन चलता है। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सभी आपको पढ़ना है अभी। नेक्स्ट, अगला आ जाता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबको मालूम है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना? 78%, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाता है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा सौर आतपन। ठीक है, इंसोलेशन क्या है? सौर, सौर मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, उसी को सौर्य आपतन कहते हैं। आपतन मतलब होता है आना, यानी कि सूर्य से आने वाली जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, और जिसको पृथ्वी खींच के सोख के रखती है, इसी को सौर्य आपतन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अब मौसम संबंधी कौन सी घटना, जैसे कि कल मैं खाना खा रहा था और मोबाइल देख रहा था, अचानक से इतना ज़ोर से गरजा कि मेरा हाथ से मोबाइल छूट गया। ठीक है मतलब जब भी गरजता है तो मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। तो ये क्या हो जाता है, बादल का गरजना, बारिश होना, बादल बनना। ठीक है, ये सब चक्रवात आना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी कि पृथ्वी का सबसे जो पहला परत है, ठीक, पहला मंडल है, इसी को क्षोभ मंडल कहता है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल या दाब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो बल लगाया जाता है, ठीक, वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैस हैं, वायु, ठीक है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैस हैं, यानी कि जो वायु है, उसके द्वारा दाब लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। किसको? पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, बल लगाया जाता है। इसी को हम लोग वायुमंडल या दाब कहते हैं, इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल को या दाब को वायुमंडल या दाब कहते हैं। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो दाब का भी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करके कुछ होता है। ठीक है, चलिए, हालांकि वो सब नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये सब नॉलेज रखना है यदि आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं। तो पवन क्या है, विंड क्या है, हवा क्या है? पवन बोलिए चाहे हवा बोलिए, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है पवन, हवा, समीर। तो पवन क्या है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर उच्च वायु दाब से, ठीक है, निम्न वायु दाब की ओर क्षैतिज रूप से बहने वाली गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। सिंपल सा आंसर यही कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा वायुमंडल या दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं?
तो दाब का मात्रक क्या होता है, ये होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वायुमंडलीय दाब अगर पूछे तो आपको बैरोमीटर का प्रयोग करना है, ठीक है। प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पूछे वायुमंडलीय दाब तब आपको बैरोमीटर का प्रयोग करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जब बैरोमीटर का पारा क्या, जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो इसका अर्थ क्या होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए इसका मतलब होता है कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तीव्र वर्षा होने वाली है आंधी तूफान के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण किसने दिया। दो वो है, कोपेन है, थर्नवेट है, ठीक है। तो कोपेन का जो जलवायु परिवर्तन है, सॉरी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, इसको दिया है व्लादिमीर कोपेन ने। इनका नाम था, इन्हीं के नाम पे रखा गया है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। तो किसने दिया, व्लादिमीर कोपेन ने। कोपेन जलवायु वर्गीकरण जनक माना जाता है, या फादर बोलिए चाहे इनके खोजकर्ता बोलिए। नेक्स्ट, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः किन आधारों पर आधारित है। तो कोपेन का जलवायु परिवर्तन क्या बोलता है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मुख्यतः तापमान, वर्षा और उनकी मौसम की स्थिति पर आधारित है। तीन चीज़ें याद रखिएगा, तापमान टेम्परेचर, वर्षा, ठीक, बारिश, वर्षा रेन या सोरो, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेन तो बारिश हो गया ना, वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है वो वर्ड यार, छोड़िए। और मौसम की स्थिति, ठीक है। इन चीज़ों पे ये बेस्ड है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तीन चीज़ों पे बेस्ड है, तापमान, वर्षा और मौसम की स्थिति, ठीक है। स्राव या क्या बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ। चलिए खैर, उतना इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं कीजिएगा तो वही सब होगा कि भूल जाएंगे। नेक्स्ट है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण किसने दिया। तो उसका व्लादिमीर कोपेन ने, इसका WCW थॉर्नवेट, ठीक है, इन्होंने दिया है। नेक्स्ट, चक्रवात क्या है, साइक्लोन क्या है। जैसे कि अभी लगभग चक्रवात जैसा स्थिति बन जाता है, 2 दिन तक लगातार बारिश होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोग बोलते हैं कि झैर किरदला है, झैर खोरठा भाषा में बोलते हैं कि झैर किरदल है, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं साइक्लोन आ गया है। जैसे कि एक साइक्लोन था हुदहुद, नाम सुने होंगे। एक साइक्लोन था मोचा, नाम दिया जाता है। और अक्सर साइक्लोन, झारखंड में जो साइक्लोन आता है वो बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैप भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले 1 मार्क्स वाले कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात क्या है। तो निम्न वायु दाब के चारों ओर वायु के चक्राकार रूप में घूमने वाली वायुमंडलीय प्रणाली को चक्रवात कहते हैं। कहाँ, लो, जहाँ पे लो एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर रहता है, जहाँ पे लो एयर प्रेशर रहता है, ठीक है, लो एयर प्रेशर रहता है, उसके चारों ओर, निम्न वायु दाब के चारों ओर चक्र की भांति घूमने वाली वायु की प्रणाली को चक्रवात कहते हैं, जिसमें खूब मात्रा में बारिश होती है। और चक्रवात अक्सर किसी समुद्र की से उत्पत्ति होती है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और भी बहुत सारे। हमारे भारत में तो 3 ही जगह से उत्पत्ति होती है चक्रवात की। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, ट्रॉपिक साइक्लोन क्या है। तो देखिए, ट्रॉपिक क्षेत्र में होने वाले साइक्लोन को ट्रॉपिक साइक्लोन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म समुद्री जल के ऊपर विकसित होने वाले निम्न वायु दाब वाले तूफान को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चक्रवात हमेशा निम्न वायु दाब से शुरू होगा, ठीक है, निम्न वायु दाब से उत्पन्न होता है। शीतोष्ण क्या होता है, ठीक है, शीतोष्ण, शीतोष्ण जिसको इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात। तो मध्य अक्षांश में, सिंपल सा देखिए, शीतोष्ण क्षेत्र में अगर चक्रवात होता है तो शीतोष्ण साइक्लोन, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है तो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन। तो भारत में भी, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, आपको मालूम है, ठीक। तो मध्य अक्षांश में, मध्य अक्षांश मतलब जैसे हमारी ये पृथ्वी है, अगर आपको पृथ्वी का स्ट्रक्चर, अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े तो आपको मालूम होगा, ये इस तरह से हमारा है, ठीक, ये इस तरह से है, ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और फिर आता है इधर 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, ये भूमध्य रेखा है बीच बीच में,
भूमध्य रेखा है ना, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इधर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो ये जो एरिया आ जाता है इसको कहा जाता है शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है, मध्य अक्षांश। तो यही बोला जा रहा है कि मध्य अक्षांश पृथ्वी के मध्य में, मध्य अक्षांशों में विभिन्न वायु राशियों की सीमा या वाताग्र के आसपास विकसित होने वाले निम्न वायुदाब के चक्रवात को, निम्न वायुदाब का ही चक्रवात होता है हमेशा, ठीक है, निम्न वायुदाब के चक्रवात को शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। मानसून क्या है? मानसून अभी आ गया है और भारत में मानसून जून के प्रथम या दूसरे सप्ताह में प्रवेश करता है। ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में होने वाली नियमित वर्षा, ठीक है, नियमित परिवर्तन जिसमें वर्षा होती है, नियमित परिवर्तन तथा उससे संबंधित मौसमी वर्षा की प्रणाली को मानसून कहते हैं। तो मानसून क्या है? ऋतु के अनुसार, ऋतु जो होता है ना, ठीक है, या हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सीजन, रेनी सीजन, ठीक है। तो ऋतु के अनुसार पवन की दिशाओं में होने वाले नियमित परिवर्तन जिसके कारण लगातार वर्षा होती है, मौसमी वर्षा होती है, उसको मानसून कहते हैं। साथ में लिख दीजिएगा कि भारत में मानसून जून के प्रथम या दूसरे सप्ताह में आगमन होता है। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक होता है ला नीनो, ठीक है। तो दोनों को याद रख लीजिए, अल नीनो और ला नीनो। सिंपल सा क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर, सिंपल सा याद है, प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को अल नीनो कहेंगे, ठीक है। अगर गर्म हो जाएगा, असामान्य रूप से गर्म होने की घटना को अल नीनो कहेंगे, और अगर असामान्य रूप से ठंडा हो जाएगा तो उसको हम लोग ला नीनो कहेंगे, ठीक है। अगर अल नीनो होगा तो बारिश बहुत होता है, एक मिनट यार, अल नीनो होने से बारिश बहुत होता है ना, ला नीनो होने से बारिश कम होता है, ऐसा ही तो होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। ला नीनो होने से ना बारिश जो है आपका, हाँ तो देखिए, अल नीनो जो होता है ना, याद रखिएगा एक टेक्निक है, ला ला जब आएगा लाल, यानी कि ला नीनो जब रहेगा तो पृथ्वी में भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होगा, ठीक है। और इस बार कहा जाता है कि अल नीनो आ गया है, अल नीनो में कम बारिश होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है यार, जैसा बारिश हो रहा है अच्छा खासा बारिश हो रहा है, ठीक है। तो अल नीनो, प्रशांत महासागर का तापमान अगर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उसको कहते हैं अल नीनो, ठीक है। प्रशांत महासागर के, डायरेक्ट लिखिए, प्रशांत महासागर जो समुद्र है उसके समुद्री जल का असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, ठीक है। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग के समुद्र के जल में जब गर्म हो जाता है तो उसको अल नीनो कहते हैं। इसके कारण भारत और दक्षिण भाग में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। वहीं आ जाता है ला नीनो। ला नीनो क्या होता है कि प्रशांत महासागर के तापमान में, प्रशांत महासागर का जो जल है उसके तापमान में असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाएगा अगर ला नीनो में तो फिर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है वैश्विक तापमान क्या है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो गया। अरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग ये है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगा, ठीक है। पृथ्वी की औसत सतही तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 13 डिग्री था, अभी बढ़ के 15 डिग्री हो गया है, ठीक, डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी का औसत तापमान जब बढ़ने लगता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, इसी को हम लोग वैश्विक तापमान कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब बोलिएगा भैया इससे क्या दिक्कत है हमको, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया, इससे हमको क्या हमको क्या, सुनिए, आप एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक, एवरेज टेम्परेचर कितना है पृथ्वी का, 13 डिग्री से आपका 13 डिग्री रहता था, अभी 15 डिग्री हो गया, 16-17 अगर पहुंच गया तो क्या होगा। अगर पृथ्वी का तापमान 16-17 पहुंच गया तो याद रखिए हमारा एक महासागर है जिसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका
सॉरी महादेश है, अंटार्कटिका महादेश, वो पिघल जाएगा। हमारा हिमालय जबकि बर्फ का है लगभग लगभग, वो पिघल जाएगा। ठीक, और ये सब अगर पिघलेगा तो क्या होगा, जितने भी समुद्र के किनारे वाले देश हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे मॉरिशस डूब जाएगा, हमारा लक्षद्वीप डूब जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार डूब जाएगा, हमारा अरब सागर में स्थित है जो छोटे छोटे अंडमान निकोबार, वो सब डूब जाएंगे। इसके अलावा जितने भी समुद्र के किनारे देश हैं वो सब डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बर्फ पिघलेगा वो समुद्र में जाएगा, पानी, समुद्र का पानी जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो डूबेगा, सिंपल आंसर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैश्विक तापमान को कंट्रोल में रखना होगा। और ये बढ़ता कैसे है, पृथ्वी के हमारे पृथ्वी में जो गाड़ी चलता है उसके धुआं से, जो फैक्ट्री लगे हैं उसके धुआं से, उनमें जो धुआं में जो गैस होता है अलग अलग प्रकार की, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, में ये सब गैस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पृथ्वी के तापमान को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। तो समझ गए होंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो पृथ्वी के औसत सतही तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि, दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वृद्धि होता है, तो इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पहले पृथ्वी का तापमान था जब फैक्ट्री वगैरह नहीं बसा था उतना, तब 13 डिग्री, अभी पृथ्वी का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। ठीक है, नेक्स्ट, हरित गृह प्रवाह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसों द्वारा पृथ्वी को निकलने वाले उष्ण विकिरण को अवशोषित करके पुनः विकिरण करने के कारण पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया को हरितगृह प्रवाह करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के में जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो भी गैस है पृथ्वी से निकलने वाले उष्ण विकिरण, पृथ्वी से जो हमारा विकिरण आता है उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक, और पुनः विकिरण करने के कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है, इसे भी हरित गृह प्रवाह कहते हैं। तो कुल मिला के दोनों पृथ्वी को क्या करते हैं, गर्म करने का काम करते हैं। ठीक, दो प्रमुख हरित गृह गैसों के नाम लिखें, ग्रीन हाउस गैस, वही ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस से होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सब का आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो लंबे समय से या लंबे समय में तापमान, वर्षा, पवन, जलवायु, अन्य के तत्वों में होने वाले जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे ही हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन में कुछ भी बदल सकता है, तापमान बदलेगा, वर्षा कम या ज़्यादा होने लगेगा, पवन कम या ज़्यादा बहेगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, नगरीय जलवायु क्या है, अर्बन क्लाइमेट क्या है, तो किसी नगर मतलब शहर, किसी शहर में भवन, सड़क, यातायात, उद्योग तथा मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से उत्पन्न विशिष्ट जलवायु को नगरीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि गाड़ी में क्या, शहर में क्या चलेगा, अलग ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, सड़क, ठीक, और सड़कों पे चलने वाली गाड़ियाँ, सड़कों में जो पेड़ होते हैं उसको भी काट दिया जाता है, मतलब सड़क बनाने के क्रम में पेड़ों को काट दिया जाता है, गाड़ी चलती है उससे धुआं निकलता है, उद्योग जाता है उससे धुआं निकलता है। ठीक है, और मनुष्य की गतिविधियां जो होती है, कचरा वगैरह, उससे भी ये आपका जलवायु परिवर्तन होता है। तो इन सब से विशिष्ट जलवायु में नगर में जो जलवायु बनती है उसको नगरीय जलवायु कहते हैं। नगरीय उष्मीय द्वीप क्या है, उष्मीय मतलब उष्मा यानी कि गर्मी, तो नगर को यानी कि शहर को अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म पाया जाना नगरीय उष्म द्वीप प्रभाव कहलाता है। गांव का तापमान शहर के तापमान से कम रहता है, क्यों, क्योंकि गांव में जो वही धुआं है, ठीक है, गाड़ी का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है। ओके, तो ये सबसे क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान वैश्विक तापमान का प्रमुख मानवीय कारण क्या है, तो सिंपल सा है कि हरित गैसों का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, इसका कारण है फैक्ट्री और गाड़ियाँ। नेक्स्ट, अगला जाता है हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख अभिसमय कौन सा है, तो देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक संस्था है जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन, ठीक, क्लाइमेट चेंज, क्या जो बोलते हैं यार, भूल गए इसको। ठीक है, तो
हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में वही है आपका मौसम मानचित्र के बारे में बनाना। ये सब नहीं आएगा, ये सब आपको ये जो है ना, ये आपको वाइवा में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव मौखिक पूछ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना है। ठीक, हालांकि ये आपको एग्ज़ाम के बाद काम देता है। ओके, चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करते हैं। देखिए 25 मिनट होने के बाद मेरा एक सिद्धांत है कि जब भी 25 मिनट में क्लास लेता हूँ 5 मिनट रेस्ट करने के लिए देता हूँ। रेस्ट जरूरी है क्योंकि हमारी आंखों थक जाती है देख देख के स्क्रीन को। ठीक, और हमारा माइंड भी थक जाता है, इसलिए हमें 5 मिनट का रेस्ट चाहिए। 20 से 25 मतलब 22 मिनट से ज़्यादा क्लास करते हैं तो आपको 5 मिनट का एक रेस्ट चाहिए। तो चलिए रेस्ट लेते हैं, वीडियो को रोक दीजिएगा, आप लोग भी घूम घाम के आइए। ठीक, मैं भी आता हूँ, और वॉशरूम से जाइए, पानी वानी पी के आइए, टॉयलेट वगैरह करके आइए। ओके, चलिए तो देखिए क्वेश्चन आंसर ये टोटल मैं जो दे रहा हूँ ये 66 पेज का PDF है। ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, और अगर आपको पूरा का पूरा PDF चाहिए, ठीक है, कि भैया मुझे पूरा का पूरा PDF चाहिए, इस PDF में आपको क्या क्या मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं ज्ञान सागर ऐप का पास, मैं अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। मेजर पेपर का नोट्स मिलेगा, इसके साथ ही आपको मिलेगा SC पेपर का नोट्स मिलेगा, मेजर पेपर, SC पेपर, MDC पेपर, AEC इंग्लिश का, फिर SEC का, इसके बाद आपका सोशल अवेयरनेस का, इसके बाद आपका और वो क्या बच जाता है, जो भी है मतलब सब पेपर, सातों पेपर का मिलेगा। ठीक है, और भैक पेपर का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का मिलेगा, और आपको मिलेगा सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा पेपर का नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। 4 साल तक एक्सेस रहेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इंस्टॉल करके SKM दुमका का पास ले लीजिएगा। सिर्फ 60 रुपया में ये सारा PDF आपको मिलेगा। ठीक है, और वीडियो देखिए मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ, 4 साल तक मैं नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पे, और संभवतः PYQ भी दूंगा अगर मुझे मिलता है तो। ठीक है, तो ये सब कुछ कितना में, सिर्फ 60 रुपया में। वीडियो आपको यूट्यूब पे ही देखना होगा क्योंकि वीडियो का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ। तो पहला है हमारा कि वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, वायुमंडल की संरचना कैसी है और किन किन चीज़ों से हमारा वायुमंडल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले वायुमंडल के संगठन के बारे में बताना है कि वायुमंडल वायु के गैसों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन है हमारा 78%, दूसरा है ऑक्सीजन जो मनुष्य श्वास में लेता है, यह है 21%। ठीक है, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, और अन्य गैसें मिलके बना है हमारा वायुमंडल। इसमें नियॉन, हीलियम, ओजोन ये सब बताना है, और जल वाष्प के बारे में बताना है। फिर वायुमंडल की संरचना में बताना है कि सबसे पहला मंडल है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक, फिर आता है हमारा समताप मंडल। ठीक है, और यहीं पे हमारा ओजोन परत भी है, ओजोन परत जिसमें पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता है, और एरोप्लेन भी यहीं पे चलता है। फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है ताप मंडल जिसको हम लोग आयन मंडल भी बोलते हैं, और फिर आ जाता है बहिर्मंडल जो पृथ्वी के अंतिम मंडल है। इसके बाद पृथ्वी अंतरिक्ष काला दिखेगा, काला। ठीक है, वायुमंडल का महत्व बताना है, और फिर यहाँ पे गैसों के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, मैं ज़्यादा आंसर नहीं दिया हूँ, ज़्यादा बड़ा 15 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आएगा, आपका एग्ज़ाम का सेटर मैं बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम 15 मार्क्स का नहीं आएगा यार, 12 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 5 मार्क्स वाला शायद एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। अगर 2 क्वेश्चन आता है ठीक तो हो जाता है 15 मार्क्स, फिर बच जाता है आपका 45 मार्क्स। फिर 15 मार्क्स वाले 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा, या फिर अब अगर 10 मार्क्स का आएगा 15 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, तो आपको कैसा आंसर करना है, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इतना ही। एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, इससे ज़्यादा आंसर नहीं करना है क्योंकि आपके पास हाँ 60 नंबर है तो टाइम तो ज़्यादा बचता है। बचेगा तो इधर भी कर दीजिएगा 2 खड़ा पन्ना। ठीक है, और मैं इतना कंटेंट दिया हूँ कि इससे आपका 2 पेज आराम से फुल हो जाएगा। ठीक है, इतना में नहीं होगा फुल जी, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा वर्ड से आपको लग रहा है,
और ज़्यादा पढ़ने का क्या फ़ायदा जब याद ना रहे, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना याद रहे। नेक्स्ट, सौर आपतन यानी कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है क्या है, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पृथ्वी के ताप संतुलन में इसकी क्या भूमिका है, ये सब आपको बताना है। इसमें सौर आपतन के बारे में बताइएगा कि कितना डिग्री का कोण बनता है, ठीक, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अक्षांश, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक, और पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होनी चाहिए अपने दूरी पे या अपने अक्ष पे। ओके, फिर यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य और लास्ट में निष्कर्ष। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से मैं आपको मैक्सिमम 6 क्वेश्चन दूंगा और मिनिमम 3। क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल या दाब एवं पवन की संकल्पना स्पष्ट करते हुए पवन के प्रमुख प्रकार के बारे में आपको बताना है। 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान के बारे में बताइएगा, ऊंचाई के बारे में बताइएगा, जलवाष्प के बारे में बताइएगा, पवन के प्रमुख प्रकार। इसमें व्यापारिक पवनें होते हैं, पछुआ पवनें होते हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2। और मैं ऐप के बारे में अभी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिट 2 के बाद बताऊँगा। क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन कीजिए, तथा एक कोपेन और थॉर्नवेट दोनों के बारे में आ सकता है या दोनों में से किसी एक के बारे में आ ही जाएगा, ठीक है। इसके प्रमुख जलवायु प्रदेशों की व्याख्या करें। तो इनकी खोज किसने किया था, व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में ये सब बताना है। इसमें कोपेन का वर्गीकरण का आधार बताना है। तो इसमें सारा मीनिंग बताना है, एफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, इस तरह से एम और डब्लू, ये सब के बारे में बताना है। फिर शुष्क जलवायु में BWBS के बारे में बताना है, टेम्परेचर के बारे में बताना है। बोल्ड करके लिखा गया है ताकि आप इसको ज़्यादा याद कर सकें और रिवीजन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। कोपेन के बाद आता है थॉर्नवेट, ठीक है। थॉर्नवेट के जलवायु परिवर्तन का, जलवायु वर्गीकरण का, सॉरी मैं परिवर्तन बोलता हूँ, वर्गीकरण का विस्तार से आपको बताना है। इसमें थॉर्नवेट के वर्गीकरण का मुख्य आधार, जिसमें वर्षा वगैरह सब आता है, इस सब के बारे में ध्यान रखना है। फिर उनके जलवायु प्रदेश के बारे में बताना है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र, आर्द्र और उप आर्द्र, ठीक है, अर्ध शुष्क, शुष्क, ये सब के बारे में बताना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है थॉर्नवेट का वर्गीकरण, जिसमें जल संतुलन पर जोर दिया जाता है, कृषि के लिए उपयोगी है, ठीक है, मात्रात्मक आधार है, नमी की वास्तविक स्थिति, इन सब के बारे में बताना है। अरे भाई मेरे रुको ना यार, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति, संरचना एवं विशेषता का वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब याद रखना है। आगे देख लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है कि मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसका तंत्र कैसे काम करता है, विस्तार से बताइए। तो इसमें स्थल और जल, असमान ताप, ठीक है, उष्ण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तिब्बत पठार की भूमिका, जेट धाराएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, इन सब के बारे में बताना है। ये अंतिम क्वेश्चन है, अल नीनो क्या है, ठीक है। अच्छा, अल नीनो जब पढ़ रहे हैं तो ला नीनो को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसकी उत्पत्ति, विशेषता तथा विश्व जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, ला नीनो भी, ठीक है, उसके तापमान में असामान्य वृद्धि हो जाता है, जल गर्म हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी ठंडा हो जाता है। इसी आधार पे अल नीनो और ला नीनो नाम दिया गया है। आगे देख लेते हैं। यह है यूनिट 3, अंतिम यूनिट। अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताऊंगा। ये है ज्ञान सागर ऐप, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर में भी अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सागर तो आपको ऐप ऊपर में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये अब बिरसा मुंडा का फोटो आएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, इस पर, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना नाम और फ़ोन नंबर देना है, और इस पर क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, नाम फ़ोन नंबर देके OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा इस तरह से। ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्स में आना है। कहाँ पे, ऑल कोर्स। ऑल कोर्स पे जैसे ही आएंगे ना दोस्त, तो क्या होगा, सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स ओपन हो जाएगा।
आपको यहाँ से SKMU दुमका का कोर्स परचेज करना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। 60 रुपया कटेगा। दो ऑप्शन रहेगा, एक UPI का, एक QR। UPI जो लोग फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, भीम कुछ भी चलाते हैं वो UPI पे क्लिक करेंगे। जो लोग कुछ नहीं चलाते हैं फ़ोनपे वगैरह, वो लोग QR पे क्लिक करेंगे। किसी दोस्त को पेमेंट करने बोलिएगा, QR कोड को स्कैन करके 60 रुपया पेमेंट हो जाएगा, खुल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट अर्निंग लिखा हुआ आएगा। ये कोर्स आपका 4 साल के लिए फ्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा जाता है कि दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 4 ईयर, ठीक है। 4 साल के लिए फ्री हो गया। आप सारा नोट्स यहाँ पे पढ़ते रहिए। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक कीजिएगा, सब आ जाएगा। SKMU दुमका सब यूनिवर्सिटी का मतलब सभी सेमेस्टर का आ जाएगा। जो पढ़ना आप पढ़िए। तो आपको सेमेस्टर 2 का भी फिलहाल एग्जाम देना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सबसे लास्ट में है। फिर यहाँ पे 2 गो आएगा, 25-29 पे क्लिक करेंगे क्योंकि नया सिलेबस है 25-29 का। अब क्या होगा, यहाँ पे सब पेपर ऑन हो जाएगा। जो पेपर देखना है, मेजर देखना है, SC देखना है, VMDC से, मान के चलिए आपको सोशल अवेयरनेस का पेपर देखना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक कीजिए, जो भी PDF खोलना है। हालांकि एक एक करके खोलिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले सिलेबस पढ़िए, फिर यूनिट 1, यूनिट 2, नोट 1, नोट 2। हालांकि जो भी पढ़ना है आपको, व्यू पे क्लिक कीजिए। व्यू पे क्लिक करने से क्या होगा, ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फ़ोन पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सब कुछ है सिर्फ 60 रुपया में। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर में भी अगर आप ज्ञान सागर सर्च करेंगे, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, तो आपको मिल जाएगा, ओके। और जो लोग पैसा देना नहीं चाहते हैं वो लोग क्वेश्चन यहीं से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा अभी खरीद लेंगे तो आने वाले पूरे समय तक फ्री हो जाएगा, सेमेस्टर 4, 5, 6। क्या पता फिर फ्यूचर में गेस्ट पेपर वगैरह नहीं मिले तो फिर ख़रीदना पड़े। और ख़रीद लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो हमेशा खरीदने ही बोलूँगा क्योंकि मेरा ऐप है भाई। वैश्विक तापन क्या है, इसके प्रमुख कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। क्या होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ये बताना है। किन कारणों से ये फैलता है, और अगर वैश्विक ताप बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वही बता दीजिएगा। ग्लेशियर वियर, बर्फ पिघल जाएगा तो फिर पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। नेक्स्ट, ये पृथ्वी का तापमान जो बढ़ाता है, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है। हरित गृह प्रवाह, हरित गृह प्रवाह क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध क्या है इसका, ये बताना है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण, प्रभाव की विवेचना कीजिए, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आ जाता है अगला क्वेश्चन, नगरीय जलवायु तथा नगरीय उष्माद्वीप प्रभाव विस्तार से वर्णन कीजिए, इसके कारण और प्रभाव का व्याख्या करना है, ओके। क्या कारण है, क्या प्रभाव होता है, ये सब आपको बताना है। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है 2, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, ये आपको बताने हैं। और इसमें आपको UNFCCC के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रैक्टिकल का है, फिर प्रैक्टिकल वाला पढ़ना है। वो प्रैक्टिकल का टॉपिक आपको आपके कॉलेज वाले टीचर देंगे और उसका अलग से डेट आता है, ठीक है, जो आपको आपके ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। और शाम को मैं डेली एक कॉमन पेपर लाया करूँगा, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। बाय, जोहार।